एक बार वेट करना है सर। इसके बाद कैनरा बैंक जरा लेकर के आइए, जरा कैनरा बैंक कैसा लग रहा है आपको, और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयूज में क्या अभी एक्सपोजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कैनरा बैंक में जब 90 के ऊपर गया था तो ऐसा लग रहा था कि शायद 100 के लेवल को टेस्ट करेगा। छोटा शेयर में बहुत लोगों को का इंटरेस्ट भी होता है। क्या अभी खरीदारी की जा सकती है कैनरा बैंक में? नहीं, वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे कि बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल है तो पोटेंशियल है और डाउन का। सो अभी 87 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक बार अगर आपको 80-82 के अराउंड मिलेगा ना, वो अच्छे से वैल्यूएशंस पे रहेंगे, तो उस टाइम पे आपको सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार लास्ट जो एक डाउनफॉल हुआ था उसका भी देखिए आप, ऑलमोस्ट जो लो है 80 के अराउंड ही। सो मुझे लगता है एक बार आपको वेट करना चाहिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा अभी काइंडली 230 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट आया है। सो मुझे लगता है एक बार ये जो ब्रेकआउट है 235-240 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फ्रेश चार्ट में और पोटेंशियल है, क्योंकि मार्केट इतने स्पीड से तो रिकवरी नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखता हूं, तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आपके पास 100 रुपया है, तो जो तीनों बैंक में मैंने बात किया, यहाँ पे आप 20 रुपीज से 25 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी बाद में करना, अभी नहीं। आपका फेवरेट बैंक कौन सा है? अगर बैंक में पैसे लगाने हो तो अभी आप किस में लगाना चाहेंगे आज की पॉलिसी के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि लीडर के साथ जाना चाहिए, एसबीआई के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एसबीआई एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक रहा है और जितने रिटर्न है एसबीआई ने जनरेट करके दिया, तो मुझे एसबीआई एज ए पीएसयू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लास्ट 4 से 5 साल का रिटर्न देखेंगे, जबरदस्त रिटर्न दिया है। सो एक बार अगर यहाँ से 30-40 रुपीज नीचे मिलता है एसबीआई, तो मुझे लगता है जिनके पास ऑलरेडी है वो भी एवरेज कर सकते हैं, और फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे लेना चाहिए। नहीं, प्राइवेट और पीएसयू मिला करके आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे बैंकिंग के, जिसमें आपकी आप अभी फ्रेश बाइंग की सलाह दे रहे हैं सर? कोई है ऐसा इस पॉलिसी के बाद जो लोग आपको सुन रहे हो कि पैसे लगाने चाहिए बैंकों पे या नहीं लगाने चाहिए, तो अभी अगर पैसे लगाने हो तो प्राइवेट या पीएसयू में कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है? देखिए सर, मुझे बेसिकली एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, हम्म। पर्टिकुलर प्राइवेट में दोनों बैंक का वैल्यूएशन अच्छा लगता है। और पीएसयू में मुझे लगता है कि एक बार पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों में पोटेंशियल है। लेकिन ये जो रेट कट हुआ है, पॉलिसी हुआ है, इसके रीजंस के कारण हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे बोल के चला जाऊंगा और फिर से मार्केट नीचे चला जाएगा, तो अल्टीमेटली कोई वैल्यू नहीं बचेगा। तो मार्केट ओवरऑल वॉलेटाइल है, तो इसीलिए अभी नहीं इन्वेस्ट करना। आप पीएसयू में अपना पीएनबी और एसबीआई, और प्राइवेट में एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार आपका वॉच लिस्ट में रखिए। जब भी आप लोअर वैल्यूएशंस में, अब जिस दिन पैनिक मिलेंगे उस दिन आपको इन्वेस्ट करना है। अभी पैसे नहीं लगाने ना? नहीं, अभी नहीं लगाना चलिए है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और जरा आप रियल एस्टेट पे लेके आइए, इन तीनों सेक्टर पे। और इस पे भी सर थोड़ा सा दिमाग में आप जहन में रखिएगा कि आपको आपसे आखिर में आपके पसंदीदा रियल एस्टेट प्लेयर पूछेंगे। रियल एस्टेट की पिछले के कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ब्याज दरों की कटौती के बाद? सबसे पहले तो डीएलएफ पे ही आपका व्यू जानना चाहेंगे कि अभी क्या रहेगा सर आपका। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी बीच में मूव एक अच्छा देखने को मिला था, बहुत सारी खबरें भी रही हैं, आज 1.5% नीचे है। डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये कैसे दिखाई दे रहे हैं सर आपको? देखिए, डीएलएफ में ना वीकली चार्ट में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है सर। जो ये ब्रेकडाउन, मुझे लगता है कि यहाँ से और 50-80 पॉइंट नीचे चल सकता है। ये बहुत ही खराब हुआ है। 620 के नीचे एक ब्रेकडाउन आया है। जब तक 620 के ऊपर फिर से क्लोजिंग नहीं देगा, तो डीएलएफ के लिए बहुत खराब है। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि ये जो रेट कट है डायरेक्टली रियल स्टेट एंड कंजम्पशन एंड एनबीएफसी बैंकिंग, ये चारों सेक्टर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन अभी डीएलएफ जो 620 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये बहुत खराब हुआ है। सो 620 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएलएफ को। सो जिनके पास ऑलरेडी है उनको तो होल्ड करना ही चाहिए, और जिनके पास, आप जो सोच रहे हो कि रियल एस्टेट में कौन सा स्टॉक होना चाहिए, मुझे लगता है डीएलएफ ही स्टॉक होना चाहिए। लेकिन यहां से और नीचे, मतलब 590 से लेके, सॉरी 590 से लेके 585 एक जोन है, मुझे लगता है वहां पे एक बार एक्यूमुलेशन आपको करना चाहिए। चलिए 580 या 5 के आसपास। इसके अलावा सर जैसे कि शोभा है या फिर गोदरेज प्रॉपर्टी है, इनमें कहीं कोई जगह आपको दिखाई दे रही है रियल एस्टेट के अंदर जहां पर बाइंग की जा सकती है? लोढ़ा डेवलपर्स में काफ़ी सारी खबरें रहीं बीच में मैक्रोटेक डेवलपर्स को लेकर के, उस पर जरा एक बार चार्ट पे नज़र डालिएगा। कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी निकल करके आई है। ये 2-3 जो शेयर हैं, क्या यहाँ पर कोई एक्सपोजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
देखिए बेसिकली जो गोदरेज प्रॉपर्टीज है यहाँ पे अच्छा लगता है मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज भी। लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत ही नीचे आ चुका है एक्चुअली 3380 से आप कहाँ पे आ गया 1946 पे अभी ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लगता है मेक और ब्रेक लेवल पे है। डीएलएफ में एक फ्रेश ब्रेकडाउन अभी आया है लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी में आया नहीं, वो आने वाला है। सो जो गोदरेज प्रॉपर्टी का सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1930 के आसपास है, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट और 20 पॉइंट नीचे। सो अगर यहाँ से 20 पॉइंट नीचे एक बार क्लोजिंग देता है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और थोड़ा टाइम के लिए खराब हो सकता है। देखिए ये जो रेट कट हुआ है इसका एक इफेक्ट भी रियल एस्टेट में आने वाला है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक दो दिन में ही आएगा। तो चार्ट में फ्रेश नेगेटिव मोमेंटम है, तो इसीलिए जिनके पास है आप होल्ड कीजिए और फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अभी नहीं करना चाहिए। और सुबह में अगर आप देखेंगे कि सुबह चार्ट में मुझे अच्छा लगता है वीकली अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन बनाया, नीचे मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाया और उसके बाद वीकली चार्ट में देखेंगे एक फ्लैग पैटर्न भी बनाया। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, शॉर्ट टाइम में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। और ओवरऑल ये जो शोभा गोदरेज प्रॉपर्टी डीएलएफ ऑल स्टॉक ही गुड है लॉन्ग टाइम के लिए, मीडियम टाइम के लिए एटलीस्ट आपका व्यू 6 से 8 महीना होना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे नंबर 1 स्टॉक पूछेंगे तो मैं डीएलएफ के साथ ही जाना चाहूंगा। डीएलएफ नंबर 1 है और बैंक में एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये नंबर 1 है। अब और नंबर आता है ऑटो, जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक यूको बैंक पे बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं। 35 रुपये 55 पैसे पे लिया हुआ है। संजय कुमार धीर जी हैं। चूँकि बैंकों पर हम बात भी कर रहे हैं तो सर क्या करें, ये छोटे मिड कैप बैंक तो चलने को तैयार ही नहीं है। 6-7 रुपये का नुकसान 8 रुपये का इनको हो रहा है यूको बैंक पे। अभी क्या करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूको बैंक पे? देखिए यूको बैंक पे एक सपोर्ट है 27 रुपीज के आसपास एक सपोर्ट है, तो जिनके पास है उनको नो डाउट होल्ड करना चाहिए। पूरे बैंकिंग स्टॉक क्राइसिस में आया है, थोड़ा लास्ट 4 से 5 महीने में देखेंगे बहुत सेलिंग प्रेशर आया है, तो इसलिए अभी यूको बैंक पे भी एक नेगेटिव मोमेंटम रहा है। फ्रेश खरीदारी यूको बैंक पे नहीं करना है, लेकिन अगर उनके पास है तो उनको एक स्टॉप लॉस जो है 27 स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना है। ठीक, तो ये बात निकल के आई। चलिए अब जरा आते हैं फटाफट ऑटो को लेकर के। ऑटो को जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और फटाफट दिखाइए क्या कुछ जो है ऑटो में स्थितियां देखने को मिल रही है। दबाव यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार बना हुआ है, खासतौर से टाटा मोटर्स को लेकर के चिंताएं बढ़ी हैं। टाटा मोटर्स पे सर आपकी का रुख जानना चाहेंगे। टाटा मोटर्स, मारुति, एमएनएम, इन तीन पे आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? पहली टिप्पणी। और उसके बाद ऑटो सेक्टर पे अभी आप क्या व्यू ले रहे हैं, क्या पसंदीदा है? उसके बाद से फिर हम हर्ष हमारे साथ कुछ एक आंकड़े लेकर के जुड़ेंगे। हर्ष के पास जाएंगे सर। देखिए टाटा मोटर्स में ना एक फ्रेश ब्रेकडाउन है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। नो डाउट टाटा मोटर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन जो चार्ट में एक नेगेटिव एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, सो कहाँ पे रुकेगा ये बहुत ही एक बिग क्वेश्चन है। सो मुझे लगता है एक बार जो 535 और 530 के अराउंड जो 2-3 दिन पहले का एक लो था वहां से बाउंस बैक कर रहा है। अगर ये जो सपोर्ट है ये नहीं तोड़ेगा तो फिर से एक बार टाटा मोटर्स में बाउंस बैक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन चार्ट में अच्छा लगता है मुझे सबसे बजाज ऑटो, एक्चुअली बजाज ऑटो में पोटेंशियल है। आप देखेंगे आज मार्केट इतना डाउन है लेकिन बजाज ऑटो का चार्ट देखिए 0.1% के आसपास पॉजिटिव है, 7550 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो मोमेंटम फॉलो अप बाइंग चल रहा है 7800 से लेके 7900 तक जा सकता है। और बहुत ही शॉर्ट टर्म में लाइक बीटीएसटी के बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है बजाज ऑटो। मारुति भी अच्छा है, लेकिन मारुति भी देखिए बहुत फंसा हुआ है। मारुति का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 11,600 के अराउंड। सो मुझे लगता है एक बार 11,600 के ऊपर जस्ट सस्टेन करेगा उसके बाद ही नेक चल सकता है। और महिंद्रा पे देखिए 2,560 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है चार्ट में। सो मुझे लगता है एक बार वेट करना चाहिए। यहाँ पे भी ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। आइशर मोटर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आइशर मोटर का चार्ट भी बहुत अच्छा है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो वॉलेटिलिटी है। लेकिन जितना अच्छा चार्ट बजाज ऑटो में है कोई अदर ऑटो स्टॉक्स में अभी नहीं दिख रहा है, बजाज ऑटो सबसे अच्छा लग रहा है। सर हमने 3 सेक्टर पे बात की आपसे। एक तो बैंक हो गया, एक रियल्टी हो गया, एक ऑटो हो गया। अब चूंकि हम इस सेगमेंट को क्लोज कर रहे हैं तो चलते चलते ये तीनों के बेस्ट, मतलब तीनों को मिला करके 2-3 शेयर जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हो। देखिए ऑटो में से मैं बजाज ऑटो के साथ जाना चाहूंगा और रियल एस्टेट से मैं डीएलएफ के साथ जाना चाहूंगा। बैंक में से पीएसयू में एसबीआई और प्राइवेट में कोटक बैंक के साथ अभी मैं जाना चाहूंगा। चलिए, तो ये वो 3-4 शेयर हैं जहां पर कि इस गिरावट में आप जो है निवेश कर सकते हैं।
निवेश थोड़ी सी लंबी अवधि का रखें, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसका आप ध्यान रखें तो बिल्कुल ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए।